बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ पढ़ाने चल रही हूँ। पाठ 17 वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 1857 की लड़ाई के ये प्रमुख योद्धा थे और इन्हीं के बारे में ये पाठ है कि इनके व्यक्तित्व के बारे में ये पाठ है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से योगदान दिया और अंग्रेज़ों की जड़ों को कैसे हिला कर रख दिए थे। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ ऐसा लोहा लिया कि वे सबक सीख के रह गए। तो वीर कुंवर सिंह का नाम 1857 की लड़ाई के लिए बहुत मुख्य रूप से जाना जाता है। और आपने कक्षा 6 में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ी होगी, रानी लक्ष्मीबाई। उसमें भी इस योद्धा का जिक्र उनकी पंक्तियों में हुआ है। तो पाठ की शुरुआत भी वहीं से की गई है। तो मैं इसको पाठ को पढ़ते हुए आपको समझाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक इसे सुने। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का भी नाम आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो देखिए, यहाँ पर भी ठाकुर कुंवर सिंह का जो नाम है वो आया है। कहने का तात्पर्य है कि 1857 की लड़ाई में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले जो मुख्य सैनिकों में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम लिया जाता है। वीर कुंवर सिंह इन्हें कहते थे लोग, तो इनका नाम लिया जाता है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो इन पंक्तियों में मैंने इसलिए दोबारा पढ़ के सुनाया आपको कि आपको याद आ जाए कि आपने रानी लक्ष्मीबाई की जो कविता पढ़ी थी उस कविता में इसका जिक्र आया है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। मैं पंक्ति को दोहरा के पढ़ती हूँ। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। यानी कि 1857 की लड़ाई में जब भारतीय सैनिक योद्धा ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को पूरी तरीके से हिला दिया, यानी कि उस हुकूमत को हिला दिया कि उनसे लोहा लेने के लिए इस तरह खड़े हो गए कि वो हुकूमत जो थी वो हिल गई। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। अब जो मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को, दमन मतलब कुचलने की जो नीति बना ली थी कि भारतीयों को कुचलकर दबाकर विद्रोह करके इनको कुचल के ख़त्म कर देंगे, तो नीति का जो आरंभ हुआ था उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। 1857 की लड़ाई शुरू हो गई थी। लोग इनके विरुद्ध भड़कने लगे थे, खड़े हो गए थे। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अब इन्होंने कहा कि कुल मिला के देखा जाए तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफ अगर बगावत की बात होती थी तो अंग्रेज उसे सबक सिखाते थे। और उन्होंने कहा कि जैसे ही ये विरुद्ध इनके अंग्रेज शासनों के विरुद्ध
बगावत की नीति फैली। उसी समय मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। अब मंगल पांडे को जब फांसी दे दी गई तो 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी मिली और 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के अधिकारियों को घेर लिया, उनकी खिलाफत की, उनके विरुद्ध नारे लगाए, उन्हें सबक सिखाने की ठान ली और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए और सब मिलकर दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली में पहुंचकर, दिल्ली कूच करके वहां जब पहुंचे तो उन्होंने क्या किया कि 11 मई को दिल्ली पे सबसे पहले कब्जा किया कि दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे तो बात आगे बन सकती है। उस समय वहां अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया और उस समय जब ये दिल्ली पहुंचे विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए, उस समय अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर राज्य कर रहा था। तो लोगों ने ये ठान ली कि अब किसी भी तरीके से दिल्ली के साथ साथ सभी जगहों को आज़ाद कराना है। वही 1857 की लड़ाई परिणाम स्वरूप हुई। यह विद्रोह जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल गया। धीरे धीरे ये विद्रोह चारों ओर फैल गया, सब ओर दिखाई पड़ने लगा, सब लोग इसे जान गए और ये आवाज़ जो थी धीरे धीरे सब ओर फैल गई। कई महीने तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा और कई महीने बीत गए। भारत के उत्तरी भाग में और मध्य भारत में के बहुत बड़े हिस्से में कब्जा कर लिया गया, विद्रोहियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। अब 1857 की लड़ाई की भूमिका तैयार हो रही है कि किस तरीके से भूमिका बनी। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इन्होंने कहा कि दिल्ली के अलावा जहाँ जहाँ भीषण युद्ध हुआ उन भीषण युद्धों का जो केंद्र था वो कौन कौन सा था? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए, यानी कि ये विद्रोह सिर्फ अकेला नहीं था। धीरे धीरे इस विद्रोह का स्वरूप ये हुआ कि ये अब फैलने लगा, कई भागों में भी छोटे छोटे विद्रोह का रूप दिखाई पड़ने लगा। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला बहादुर खान और राव तुलाराम थे। ये उस समय के वीर सैनिक थे। इन्होंने मिलकर एक तरीके से कहना चाहिए कि व्यूह की रचना की और उस व्यूह की रचना करके इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। तो 1857 में जो आंदोलन शुरू हुआ था वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति की सीढ़ी पर हमने पांव रख दिया था। हम पहला कदम बढ़ा चुके थे कि अब हमें कैसे विजय प्राप्त करनी है, हासिल करनी है। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। अब इन्होंने बताया कि आगे चलकर
कुछ दिन बाद राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी कि किसी भी तरीके से हमें अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है। उसकी आधार भूमि को इन्होंने निर्मित किया कि हमें अपनी लड़ाई किस तरह से लड़नी है, कौन कौन लोग कहाँ कहाँ पर कूच करेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ कहाँ हमें कब्जा करना है, सारी चीज़ों की एक आधार भूमि तैयार हो गई। 1857 के आंदोलन में ये भूमिका बना ली गई। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब हुआ बच्चों की हर जाति बिरादरी वाले एक सूत्र में बंधकर राष्ट्र हित के लिए जब कार्य करने लगे तो उसे हम कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव। किसी में भी जाति की भावना ना हो, किसी में छोटे बड़े की भावना ना हो, ऊंच नीच की भावना ना हो, हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन हम अपने राष्ट्र हित की जब बात करें तो सब एक हो जाएं, तो इसी को कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। यानी भारत में सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ने का ये 1857 की जो लड़ाई के जुड़े हुए कड़ी थी, जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इसमें आपस में मिलकर सांप्रदायिक सद्भाव को भी आगे बढ़ाया। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। अब इन्होंने कहा कि 1857 की लड़ाई की अगर हम बात करें तो वीर कुंवर सिंह का नाम जगह जगह सुनाई पड़ता है। अनेक प्रकार की रचनाओं में, अनेक प्रकार की व्यूह रचनाओं में, कहाँ कहाँ इन्होंने कैसी योजनाएं बनाई थी, सब में कहीं ना कहीं इनका नाम जुड़ा हुआ है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। कुंवर सिंह वयोवृद्ध कहा है, वयोवृद्ध का मतलब होता है कि वो बहुत अभी युवा नहीं थे, एक तरीके से युवा अवस्था के बाद का जो समय होता है वो उस उम्र के व्यक्ति थे, लेकिन उनमें जोश की कमी नहीं थी। वो वयोवृद्ध होकर के भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ हमेशा युद्ध करने को तत्पर थे और अपने साथ साथ लोगों को उसमें शामिल कर रखे थे, मिला रखे थे। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। अब अगर इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाए तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके बारे में कहीं लिखने पढ़ने को नहीं मिलती, लेकिन जितनी चीज़ें मिलती हैं उसी के आधार पर इनके बारे में आगे बात बताई गई है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में 1782 ईस्वी में हुआ। अब लोगों का ऐसा मानना है कि कुंवर सिंह का जन्म जो है वो बिहार के शाहाबाद जिले के एक छोटे से गांव जगदीशपुर में 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। अब इनकी माता पिता का नाम आप याद कर लीजिए कि इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। पिता भी जमींदार थे, कहाँ के? जगदीशपुर रियासत के। परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। अब जमींदारी इनको आसानी से नहीं मिली। इन्होंने अपनी जमींदारी को वापस पाने के लिए बड़ा संघर्ष किया, बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़ी मुश्किलों के बाद इन्हें अपनी जमींदारी वापस मिली, तो बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके और पारिवारिक उलझनों के कारण पिता साहबजादा सिंह जो थे वो जगदीशपुर के रियासत के ज़मींदार थे
विभिन्न प्रकार की परेशानियों के बाद उन्हें ये रियासत वापस मिली थी। तो पारिवारिक जिम्मेदारियां उनकी बढ़ गई थी, जिसके कारण वे कुंवर सिंह की देखभाल भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। जब वो स्थिर हो गए, जब उन्हें लगा कि अब वो जगदीशपुर में स्थिर हो गए हैं, तब उन्होंने कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की चिंता की और उसे भी व्यवस्था की और पढ़ाया। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। अब यहाँ पर बताया गया है कि कुंवर सिंह के पिता का जो स्वभाव था वो बहुत स्वाभिमानी थे, जिनको कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा का भाव सदा उनके मन में होता था, और उदार स्वभाव के थे, एक उदार हृदय वाले व्यक्ति थे कि उस सभी को के ऊपर उनको दया माया ममता आती थी। तो उदार हृदय वाले व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। जैसा पिता का स्वभाव था, स्वाभिमानी उदार हृदय वाले, ठीक वैसा ही स्वभाव कुंवर सिंह का भी हो गया। कुंवर सिंह भी उन्हीं के संरक्षण में पढ़े लिखे साथ रहे, तो उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ कि कुंवर सिंह का स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही हो गया। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही कर दी। उस जमाने में विद्यालय बहुत कम होते थे, तो लोग घरों में ही लड़कों को पढ़ाते थे। तो साहबजादा सिंह ने भी, ज़मींदार तो थे ही, कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था थी वो घर में ही कर दी कि उन्हें कुछ शिक्षा मिलती रहे। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी और घर पर ही रहकर उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी 3 तरह की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। परंतु पढ़ने लिखने से ज़्यादा उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। संभवतः स्वाभाविक स्वरूप इसको कहना चाहिए। कुंवर सिंह का जो स्वाभाविक रूप था वो ऐसा ही था कि पढ़ाई लिखाई के अलावा उन्हें घुड़सवारी करना, तलवारबाजी, तलवार की लड़ाई खेलना, कुश्ती लड़ना आदि जो खेल थे बहुत पसंद आते थे। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाल ली। अब जब साहबजादा सिंह की मृत्यु हो गई, यानी कुंवर सिंह के पिता के जब मृत्यु हो गई, तो सारी जिम्मेदारी कुंवर सिंह के कंधों पर आ गई। अब कुंवर सिंह ने भी फिर अब इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह उठाया और 1827 में उन्होंने रियासत की जिम्मेदारी खुद संभालनी शुरू कर दी। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। अब 1827 से 57 तक की बात अगर करें तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोग बिल्कुल खिलाफत करने लगे थे। बातचीत शुरू हो गई थी, सब और उनके खिलाफ असंतोष दिखाई पड़ रहा था और धीरे धीरे ये असंतोष जो था व्यापक रूप ले लिया और धीरे धीरे व्यापक रूप लेकर असंतोष बढ़ता ही गया। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत बुरा हाल था और जब अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे तो हमारे यहाँ का कृषि उद्योग और व्यापार दोनों पर उनको अपना हक दिखाई पड़ता था। वो चाहते थे कि इन सारी चीज़ों पर वो कब्जा कर लें और यहाँ के लोगों को परेशान करें। तो दोनों ही चीज़ों का बड़ा बुरा हाल हो गया था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। रजवाड़े जो बने हुए थे, राजाओं के जो घर थे, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए थे। ब्रिटिश हुकूमत ने उसे भी अपने साथ मिला लिया था, उसे भी अपने साथ ले लिया था।
भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। अब इन्होंने ये मान लिया था, ब्रिटिश हुकूमत के समय ये मान लिया था कि यहाँ के योग्य और पढ़े लिखे और बड़े घरानों के जो लोग हैं उन्हें कभी भी सरकार में शामिल ही नहीं करेंगे। ये विरोध था ब्रिटिश हुकूमत का। तो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन एक चल निकला। तो रजवाड़ों के राज दरबार समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंचे नौकरियों पर नहीं रखा जाता था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी एक संघर्ष की स्थिति बन गई थी कि सबने मिलकर ये सोच लिया था कि आंदोलन किया जाएगा, आंदोलन होगा। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। जब ये बात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे निकल गई, भारतीयों के साथ खिलाफत होने लगी, भारतीयों के साथ दो आंख करने लगे लोग, उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखते थे, उन्हें किसी अच्छे जगहों पर कमाने खाने लायक नहीं छोड़ते थे। तो अंत में भारतीयों का भी एक मन जो था वो घूम गया और ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ये ठान लिया कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अब लोहा लेने का समय आ गया है। इसलिए उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए वे इस संकल्प को पूरा करके रहेंगे। आगे बढ़ती हूँ। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। अब यहाँ पर एक बसुरिया बाबा का जिक्र हुआ है जो एक सिद्ध संत थे, जगदीशपुर के जंगलों में रहते थे। कुंवर सिंह प्रायः उनके पास जाते आते थे और जाते आते रहने से वे कुंवर सिंह को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते थे, स्वाधीनता की भावना उत्पन्न करने के लिए तमाम कहानियाँ सुनाते थे, तमाम बातें बताते थे और ये धीरे धीरे उनके अंदर जड़ करती चली गई, यानी जड़ जमाती ये बातें चली गईं और उनके अंदर की भावना भी अब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफत के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। अब कुंवर सिंह ने क्या किया? खिलाफत की योजना बनाने के लिए उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर और लखनऊ में घेराबंदी की, वहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए सबको मिलाकर एक सक्रिय योजना तैयार करना शुरू कर दिए कि हमें इनकी खिलाफत कैसे करनी है। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त रूप से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। 1845 से 46 तक ये पूरी तरीके से बनारस, मथुरा, कानपुर और लखनऊ के युवकों को लेकर अपनी एक योजना बना लिए, अपनी एक योजना में सक्रिय रहे। उन्होंने एक योजना बनाई कि हमें इनकी खिलाफत कैसे करनी है। बिना योजना के कोई कार्य सफल नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई कि हमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ कैसे काम करना है। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बिहार के सोनपुर का मेला जो है बहुत प्रसिद्ध और बहुत बड़ा मेला होता है। उन्होंने ठान लिया कि इस मेले की आड़ में ही वे योजनाएं बनाएंगे। वे जानते थे कि अगर बनारस, मथुरा, लखनऊ, कानपुर से युवक आकर कहीं एकत्रित होंगे तो इसकी भनक ब्रिटिश सरकार को लग जाएगी, तो वे खुलेआम ये काम नहीं कर सकते थे। योजनाएं बनाने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला कि बिहार का जो सोनपुर का मेला है उसको उन्होंने चुना कि भीड़ भाड़ वाली जगह को चुनेंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा और कार्य सफल होगा। तो गुप्त बैठकें
उस मेले के भीतर होने लगी और योजनाएं बनने लगी। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर का मेला। सबसे बड़ा मेला इसे कहते हैं, इसे मानते हैं। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न बहुत अच्छे से बन गए। एक तो एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो आप उसका उत्तर लिखेंगे पशु मेला। और कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कहाँ का मेला ये है, सोनपुर का मेला है। सोनपुर कहाँ का मेला माना जाता है, बिहार में माना जाता है। ऐसे छोटे छोटे कई प्रश्न इस पर पूछे जा सकते हैं आपको 1 अंक के लिए, तो इन सब चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दें। तो इन्होंने बताया कि ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यहाँ हाथियों तक की क्रय विक्रय के लिए ये विख्यात है। यहाँ यानी कि कहते हैं हाथियाँ तक भी यहाँ खरीद फरोख्त के लिए आती थी, बेची जाती थी, खरीदी जाती थी। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे, क्योंकि मेला एक भीड़भाड़ वाली जगह है। अब उन्हें ये पता था कि अगर इस भीड़भाड़ वाली जगह में रहकर वो योजनाएं बनाएंगे, वे अपनी योजनाओं को रूप प्रदान करेंगे, तो इसका पता, इसकी भनक जो है ब्रिटिश हुकूमत को नहीं लगेगी। तो उन्होंने इसी स्थान को चुना कि इस भीड़ भरे स्थान में जाकर के वे अपने साथियों के साथ योजनाएं बनाते, ताकि इसकी भनक किसी को भी न चल सके। आगे देखिए, 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। अब बात आ गई 25 जुलाई 1857 की ये बात है, जब दानापुर की सैनिक जो टुकड़ी थी उसने विद्रोह का बिगुल बजा दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। यानी 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी जो थी उसने विद्रोह का बिगुल बजाया और सोन नदी पार करके आरा की ओर बढ़ निकले। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। अब इन लोगों ने क्या क्या मुक्ति वाहिनी के नाम से इन्होंने अपनी सेना बनाई। तो वीर कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से था। उन्होंने अपनी मुक्ति वाहिनी में बागी सैनिकों ने मिलकर कुंवर सिंह के साथ जय घोष किया और वो उनके साथ आरा पहुंच गए, जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली और ये पहली विजय हो गई। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा को अपने कब्जे में ले लिया, यानी आरा पर विजय प्राप्त कर ली और आरा को अपने कब्जे में कर लिया। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब जब आरा पर विजय प्राप्त कर लिया कुंवर सिंह ने, तो वहाँ के सिपाहियों उन्होंने सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह की उम्र तो काफ़ी हो चुकी थी, क्योंकि जब वो वयोवृद्ध हो चुके थे तभी उन्होंने इस रास्ते को चुना ही था। तो सिपाहियों ने उन्हें सलामी दी। ये बूढ़े जरूर हो चुके थे, लेकिन शूरवीरता की कमी इनके अंदर नहीं थी। तो इतने में भी युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इतने बड़े शूरवीर थे कि युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहते थे और आरा को ही इन्होंने महत्वपूर्ण क्रांति का एक
केंद्र बना लिया कि सारी क्रांति का संचालन इसी आरा से होगा। उन्होंने केंद्र बिंदु में इसको रखा और इस तरह से अपनी योजनाएं बनाते हुए उन्होंने ये मान लिया कि महत्वपूर्ण तरीके से आरा को ही केंद्र बनाकर सारा संचालन किया जाएगा। आगे देखिए, दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। अब इन्होंने बताया कि लड़ाई तो प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो उनके पास था नहीं, हथियार। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल गई थी, चारों ओर इसकी ज्वाला फैलने लगी थी। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, अब चूंकि हमारे यहाँ के सैनिकों को कोई सैनिक की ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती थी, योजनाएं बनाई जाती थी, कार्य सिखाया जाता था और इस तरीके से उन्हें निरंतर कार्य में लगा दिया जाता था। तो अनुशासन की एक थोड़ी सी कमी की झलक देखने को मिलती है। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और जगदीशपुर रियासत के जाने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि वहाँ पर जो जमींदार लोग थे जगदीशपुर के, वे अंग्रेजों की मदद करते थे, चोरी छुपे अंग्रेजों की सहायता करते थे, जिसके कारण बनाई हुई जो योजनाएं थी वो विफल हो जाती थी। तो जिस प्रकार से कार्य करने की योजना बनती थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी, और आधुनिक शस्त्र नहीं थे उनके पास, हथियार नहीं थे। अब हथियारों के बिना लड़ाई लड़ना तो बिल्कुल नामुमकिन सा होता है। अंग्रेजों के पास आधुनिकतम हथियार, हमारे पास कुछ नहीं, तो हमारा जीतना तो बहुत कठिन है। तो ये सारी कमी जो थी, धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि जगदीशपुर हाथ से निकलने, जगदीशपुर का पतन आ गया और वो जगदीशपुर हाथ से निकलने लगा। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। अब स्थिति क्या आई कि 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने जो सेना बनाई थी, उस सेना और ब्रिटिश सेना के सैनिकों के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें कुंवर सिंह की जो सेना रहती है वो हार जाती है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है, इनके पास गोला बारूद नहीं है। तो लड़ाई किस मुद्दे से की जाएगी? हाथों से की हुई लड़ाई को किस तरह से जीता जाएगा? तो ये हारने की बहुत बड़ी वजह थी। किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं, लेकिन इस हार के बावजूद भी कुंवर सिंह ने हार मानी नहीं, हृदय से हार नहीं मानी। उन्होंने कहा भले हम इस बार जगदीशपुर को हार गए, मगर हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, मगर हम अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिपल तत्पर हैं, तैयार हैं। और उनका आत्मबल कमजोर नहीं पड़ा। उनकी अंतरात्मा इस लड़ाई के बाद, हारने के बाद भी वो कमजोर नहीं पड़ी। उसे पता था, वीर कुंवर सिंह को इस बात का पता था कि उन्होंने ठाना है, योजना बनाई है, तो उस योजना के हिसाब से वो कार्य भी कर सकते हैं। कमी अगर थोड़ी बहुत हो जाती थी तो एक तो कमी हो जाती थी कि वहाँ के रियासत के जो जमींदार थे वो अंग्रेज शासकों को मदद करते थे अंदर अंदर, और हमारे पास आधुनिकतम साधन नहीं थे। ऐसी स्थिति में हम लड़ाई लड़ने को खड़े तो हो गए,
लेकिन जीतने में कठिनाई होना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। फिर भी उनका आत्मबल जो था वो कमजोर नहीं पड़ा। वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए और उन्होंने भविष्य की योजना फिर भी बना ही डाली कि अब आगे की लड़ाई हमें कैसे लड़नी है, क्योंकि हमारे पास हथियार कम हैं, हमारे पास सैनिक कम हैं, योजनाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन उसे रूप प्रदान करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो हमारे पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी रूप में क्या कर सकते हैं कि अपने कार्य को बढ़ाने के लिए आत्मबल को मजबूत रख सकते हैं। तो कुंवर सिंह का जो आत्मबल था वो बहुत मजबूत था। उन्होंने योजनाएं बना करके उसे रूप प्रदान करने की तैयारी कर ली। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने तमाम लोगों को अपने में मिलाया और कोशिश की कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाने का स्वरूप करें। तो इस तरह कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए और उन्होंने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। वे बिहार के सासाराम से मिर्ज़ापुर आए और वहाँ से रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ होते हुए उन्होंने लखनऊ तक पहुँचे और अपनी एक योजना में लोगों को शामिल करते हुए, अपनी योजनाओं से उन्हें वाकिफ कराते हुए, बताते हुए उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। अब जब लखनऊ पहुँचे वीर कुंवर सिंह तो उन्हें लगा कि यहाँ रुकना ज़्यादा ठीक नहीं है, यहाँ उनकी योजनाएं ध्वस्त हो सकती हैं, बिगड़ सकता है उनका रूप। तो उन्हें लगा कि यहाँ से निकल जाने में ज़्यादा भलाई है। तो वे वहाँ से निकल पड़ते हैं और उन्होंने अपना रुख किया, आजमगढ़ की ओर प्रस्थान कर लिया, आजमगढ़ की ओर चल दिए। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई और उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई की जो मशाल जला ली थी उसको अपने हृदय में जलाए रखा और मान लिया कि अब इस अपनी वीरता के बल पर उन्होंने पूरे उत्तर भारत में अपनी कीर्ति फैला दी। लोग उन्हें जानने लगे, उनके साथ जुड़ने लगे। धीरे धीरे इनकी जो लड़ाई थी एक बड़ा रूप लेने लगी। तो इस तरह से कुंवर सिंह ने अपनी योजनाओं को सफल बनाने का काम किया। पाठ को मैं आगे आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ। इतनी चीज़ों को आप दोहरा लीजिए ताकि आपको पाठ समझ में आ जाए। फिर मैं आपको कल के वीडियो में संक्षिप्त सा परिचय देकर आपको आगे के पाठ के हिस्से को पढ़ाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।